नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीओ बाजार में तेजी। जिस तरह से प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट की तेजी के बाद प्राइमरी मार्केट के अंदर भी एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। कई दिग्गज कंपनियां अपने एक के बाद एक आईपीओ लेकर, और इसी कतार में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी आईपीओ आज खुला। एक जोरदार और एक बड़ा आईपीओ होने के बावजूद एक अच्छा रिस्पांस शुरुआती दौर में देखने को मिला। करीब 11% का सब्सक्रिप्शन फिगर एटलीस्ट 2:30 बजे तक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस फिगर के साथ ही साथ, क्योंकि जिस तरह से बाजार में लगातार आईपीओ की कतार रही है पिछले कुछ समय, पिछले 2016 के दौरान, और लगातार अच्छे आईपीओ आने के साथ साथ फंड रेजिंग को अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ज़्यादातर आईपीओ कई गुना तो सब्सक्राइब हुए, इनफैक्ट कुछ आईपीओ तो 50 गुना से ज़्यादा भी सब्सक्राइब होते हुए दिखाई पड़े। तो आईपीओ बाजार में ना केवल आईपीओ की कतार लगी, बल्कि उनको एक अच्छा रिस्पांस भी मिलता हुआ दिखाई पड़ा। रिस्पांस के साथ साथ लिस्टिंग भी कई आईपीओ की काफ़ी शानदार रही। इनफैक्ट कुछ आईपीओ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने लिस्टिंग के बाद से लगातार रिटर्न दिया। थायरोकेयर, एडवांस एंजाइम, इक्विटास, या फिर अगर कुछ और कंपनी की बात करें तो उसमें एडवांस एंजाइम जैसे तो आईपीओ, रादर ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने 52 वीक्स हाई भी टच किया। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जिन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया, एक अच्छी तेज़ी दिखाई, और अभी भी उनके अंदर जो चाल है वो बदस्तूर जारी है। क्योंकि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ है ये इसलिए मायने से भी बड़ा है क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस का सबसे बड़ा और सबसे पहला आईपीओ। दूसरा, 6 साल बाद करीब 6,000 करोड़ रुपए का कोई आईपीओ खुलने जा रहा है। 21 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है, और करीब 334 रुपये इसका अपर लिमिट पे प्राइस बैंड तय किया गया है। 12.5% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें आईसीआईसीआई बैंक बेचा, जो कि ओएफएस के तौर पर बेचने की बातचीत हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा जो कुछ बड़े निवेशक इस कंपनी के अंदर हैं उसमें एलआईसी है, जिसको एक बड़े हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, या फिर कुछ और कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की भी कुछ हिस्सेदारी है। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के पास या टेमेसेक के पास भी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। खैर, इस आईपीओ पे जानकार क्या मानते हैं, ब्रोकर्स क्या कहते हैं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ आने वाले समय में आईपीओ बाजार की इस तरह की हलचल है कितनी बेहतर है, और कितनी अच्छी कंपनियों के आईपीओ आने वाले समय में आ रहे हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जानकार मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर जानकार क्या मान रहे हैं। इंश्योरेंस का सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। अभी भी अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। बहुत सारे करोड़ों लोगों की इंश्योरेंस नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर ने दिखाया है कि थोड़ा सा मार्केटिंग पे फोकस करके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके वो सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल टाउन्स, रूरल टाउन्स में भी जा सकती हैं, और अर्बन एरियाज़ में तो इम्पैक्ट ला ही रही हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर का, क्योंकि मार्केट इस समय सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, और कंपनी जो आ रही हैं बाज़ार में, अभी आ रही हैं, जो आएंगी, ये सब कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। ये कोई 5 साल से 10 साल से 15 साल से बिजनेस में है। इनका नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स हैं, इनका रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। तो और ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर तो 2 रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, एडाई का भी रेगुलेशन है और सेबी का भी रेगुलेशन है। तो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी रहेंगी। मुझे लगता है ये सेक्टर बिल्कुल अंडर पेनिट्रेटेड है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन द सेम। और बाकी आप अगर वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखो तो जो दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है जो विलय के बाद होएगी, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ के विलय के बाद, उससे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता आईपीओ आ रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह की एपेटाइट है, लिस्टिंग पे भी गेंस रहेंगे, 15-20% के गेंस की उम्मीद है, और बाकी लंबी अवधि में डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। Probably the first IPO from a insurance company, and there is going to be a certain novelty attached to it, certain demand going to be there. But our view is that the issue is will get subscribed, and we have assigned a subscribe rating to the issue from a longer term investment horizon. So don't look at the current upside immediately listing में, but you have to take care of the kind of growth that you are envisaging, and उसके मुताबिक क्या kind of a growth return मिलेगा आपको, ऐसा देखना चाहिए। चलिए, तो आपने जानकारों को सुना और उनकी राय भी सुनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि 19 आईपीओ इस साल अब तक आए हैं, और 19 में से महज 5 ऐसे आईपीओ हैं जो कि अपने इशू प्राइस से नीचे कामकाज कर रहे हैं, और बाकी सभी आईपीओ या तो इशू प्राइस के आसपास हैं या फिर उनसे ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। कुछ आईपीओ तो डबल, रादर ट्रिपल भी होते हुए दिखाई पड़े हैं इसी अवधि के दौरान। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स अब तक
19 में से करीब 14 आईपीओ को मिला है जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब आगे आपकी रणनीति क्या हो, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं। गौरांग, पहले तो आईपीओ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक अच्छा आईपीओ माना जा रहा है और इस तरह से आईसीआईसीआई की क्रेडिबिलिटी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी का इंश्योरेंस कारोबार है, वैल्यू वाइज भी देखिए तो बाकी पीयर से कंपैरिजन में मोर लेस उससे सस्ता है, फिर उसके आसपास ही है। आप क्या राय रखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को लेकर? सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? शुक्रिया सुमित और शुभ संध्या आपको। तो सबसे पहले आईपीओ नोट हमने हाल ही में बाहर निकाली है और सब्सक्राइब की कवायद की है, रिकमेंडेशन दी है, हिदायत दी है कि आप लंबी अवधि के नज़रिए से अगर इस पर्टिकुलर आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको बेझिझक यहाँ पर निवेश करना चाहिए। कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा। 520 से ज़्यादा इनकी शाखाएँ हैं, 10,600 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, 1,21,000 से ज़्यादा सलाहकार हैं। पिछले 3 या 4 वर्ष का आप आंकड़े देखें तो 30% रिटर्न ऑन इक्विटी आपको खड़ी करके दी है और इनकी जो क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है वो निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सर्वोच्चम स्तर पे है एट 96.20। अब मैं जनसंख्या देखता हूँ भारत की और अगर जो लोगों ने बीमा कराया है उनके प्रतिशत से हिसाब से देखूं तो वो लोअर सिंगल डिजिट पे करीबन 3 या 4% कंपेयर टू दी टोटल पॉपुलेशन आता है। तो अपॉर्चुनिटी सुमित यहाँ तो बहुत बड़ी है कंपनियों के लिए, लेकिन आपको जागरूकता खड़ी करनी चाहिए। लोग जो महज इंश्योरेंस को एक टैक्स बचाने का औजार या माध्यम समझते हैं, वो गलतफहमी आपको दूर करनी चाहिए और आपको समझाना चाहिए कि आप आखिरकार इंश्योरेंस ले रहे हो ताकि आपके जो डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स है, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। जी, लेकिन गौरांग 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगर आप रिसेंट आंकड़ों को देखें तो ज़्यादातर सभी आईपीओ या तो 2 गुना या 3 गुना या 5 गुना, कई गुना 70 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिखाई पड़े। 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगर कहीं 2 गुना या 3 गुना सब्सक्राइब होता है तो आप ये मान सकते हैं कि बाजार से 18,000 करोड़ या फिर 17,000 करोड़ रुपए की पूंजी निकलेगी। ये अपने आप एक बड़ा चैलेंज या फिर थ्रेट हो सकता है मार्केट के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता सुमित के बाजार में से पैसे निकल करके इस आईपीओ में अगर 2 या 3 गुना सब्सक्राइब हो भी जाता है और 18,000, 20,000 या उससे ज़्यादा पूंजी फिलहाल ये जुटा भी लेते हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की किल्लत आपको लिक्विडिटी को लेकर के बाजार में खड़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका आईपीओ पेपर जो है, आपकी जो ऑफरिंग है वो बहुत ही बेहतर है, मूल्यांकन को लेकर के आपने ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी नहीं की कि रिचली वैल्यू लगता है, और अगर आप जो पूंजी जुटाएंगे इस माध्यम के द्वारा वो पूंजी जो काम में लगाएंगे उससे कंपनी का भविष्य और उज्जवल होगा और उसके कारण जो शेयर धारक हैं बड़े या छोटे उनको लंबी अवधि के नज़रिए से पैसे मिलेगा। तो ऐसी कंपनियों में मेरे ख्याल से आपको बेझिझक होकर के पैसे लगाने चाहिए। और आप जो तुलना कर रहे हैं सुमित, तो इतना बड़ा आईपीओ लेकर के तो ये कंपनी मेरे ख्याल से 2010 या 8 के बाद पहली कंपनी आई है। जो बाकी की जो आप बात कर रहे हैं जो 30 गुना या 40 गुना या 70 गुना या 75 गुना सब्सक्राइब हुआ, उनका जो बेस था वो बहुत छोटा था। जी गौरांग, सबसे पहले तो जो जिस तरह की सरकारी पाइपलाइन है, खास तौर से कुछ ओएफएस भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ओएफएस लगातार आ भी रहे हैं, हडको या फिर आरआईएनएल जैसी कंपनियों के आईपीओज भी लाइंड अप हैं जिसमें एचएएल भी रादर शामिल है। तो ऐसी कई सरकारी कंपनियों के भी आईपीओज आ रहे हैं। कोई ऐसा आईपीओ जो कि आपको लगता है कि हाँ इसको एटलीस्ट साइट पर रखना चाहिए, इसमें निवेश किया जा सकता है आने वाले समय में? सुमित देखिए, काफ़ी कुछ सरकारी कंपनियों के ऑफरिंग्स आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मूल्यांकन को लेकर के सबसे बढ़िया सवाल या निशान पैदा होता है और खड़ा होता है, और ये सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए नहीं, मैं निजी कंपनियों की भी जो पहली बार आईपीओ मार्केट में लेकर के आते हैं, मूल्यांकन को लेकर के निर्भर होता है कि कितना आकर्षक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो पूंजी जो आईपीओ के माध्यम के द्वारा से इकट्ठा करेंगे वो कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे 2 ऑफरिंग्स जो आने वाली है जिसकी बात हम सुन रहे हैं, एनएससी और बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो दोनों ही लीडिंग और प्राइम स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और जिस तरीके के वॉल्यूम
आप और आपके सहयोगी रिपोर्ट करते हैं बाज़ार बंद होने के बाद, तो आप एक आकलन लगा सकते हैं कि डेफिनेटली आकर्षित रहेगा। अनफॉर्चुनेटली जो साइज़ होगा वो छोटा होगा और मूल्यांकन को लेकर के कुछ सुनने में आया है 4,000 रुपये प्रति शेयर का मूल्यांकन शायद NSE के ऑफरिंग में होगा। ये बातें सुनी है, स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। तो आई थिंक ऐसे IPO में आप ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। और लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि सेंसेक्स आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में इतना ऊपर तक जा सकता है, तो उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा और उसी हिसाब से आपकी आमदनी भी आती रहेगी। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप क्या लेकर के आते हैं, इस पर भी निर्भर होएगा कि लोग कितनी तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं F&O मार्केट में। अभी एल्गोरिदम का हम सुन रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये 2 कंपनियों पर मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, इन पर आकर्षण बिल्कुल रहेगा और ज़्यादा लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करेंगे। जी गौरांग, यूटिलिटी स्पेस में बहुत IPOs लाइंड अप हैं, जैसे कि HPL पावर जो कि यूटिलिटी कारोबार के अंदर है, या फिर कुछ और एंसिलरी कंपनीज में श्रेय इंफ्रा की भी काम है, वो भी अपना IPO लेकर आने वाली है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि यूटिलिटी कारोबार के अंदर हैं, वो अपने IPOs लेकर आ रही हैं। इस पूरे स्पेस की रेटिंग आप कैसे देख रहे हैं? मतलब किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले बहुत कंपनियों के IPO ऐसे मारुति हुआ जिसका IPO बहुत पुराना नहीं है, ONGC हुआ या फिर TCS हुआ, इन कंपनियों की ऐसी परफॉर्मेंस जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करके दिया है और निवेशकों को अच्छा मालामाल बनाया है। तो कोई ऐसा IPO आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है जो कि हाँ एक बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है मार्केट्स में? वेल, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तो हमने एडवांस एंजाइम जैसी कंपनियां हैं, उज्जीवन फाइनेंशियल जैसी कंपनियां हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स है, आल्केम है, थायरोकेयर है, इन सभीयों ने अगर आप देखने जाएं सुमित तो अच्छा रिटर्न खड़ा किया है और कुछ ने तो 3 या 4 गुना रिटर्न पैदा किया है। तो मैं ये मानता हूं कि किल्लत अच्छे पेपर की और अच्छे मूल्यांकन की डिमांड मार्केट में रहेगी। और दूसरी तरफ लोग ये भी गौर करेंगे कि जो भी मैनेजमेंट पूंजी उठा रही है बाजार में से, वो अपने विस्तार योजनाओं में, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में, नई कंपनियों को अधिग्रहण करने में किस तरीके से ये पैसे को इस्तेमाल करेगी, और न कि इस पैसों का इस्तेमाल किया जाए कि आप बड़े तौर पर जो आपने पूंजी उठाई है वो आप डेट कम करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपनियां ऐसे आई है बाजार में जिन्होंने IPO के माध्यम से द्वारा बाजार में पैसे तो उठाए हैं, लेकिन ज्यादातर उसका इस्तेमाल हुआ है डेट कम करने के लिए। आई डोंट थिंक दैट क्रिएट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आने वाले समय में ऐसी कंपनियां होंगी। और एज ए डिस्क्लोजर, ये जो यूटिलिटी कंपनी की आप बात करें तो आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिकल्स और हैवेल्स इंडिया एक उदाहरण है जिस पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। जी हरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरी, मार्केट्स में IPOs अच्छे आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अंदर आ रहा है, आपको लगता है ये कंटिन्यू करेगा और मार्केट्स के अंदर एक्टिविटी जो रिटेल इन्वेस्टर की है वो काफ़ी बढ़ गई है? आने वाले समय में जिस तरह के नंबर्स हैं या फिर जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं IPO लेकर, ये पार्टिसिपेशन शायद बढ़ता हुआ दिखाई पड़े? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, इनके लिए 2 ड्राइवर्स होते हैं। पहला ड्राइवर तो ये है कि अच्छे जो नाम वाले कंपनियां हैं वो आए। अभी मिसाल के तौर पे हमने ICICI प्रू देख रहे हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस आने वाला। तो दीज आर ऑल ब्रांड्स दैट आर प्रोबेबली 20 to 60 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे ब्रांड्स जब मार्केट में आते हैं डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरी बात है पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस। आप पिछले 1 साल में देखोगे तो जितने भी कंपनियां आई हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो या फार्मा हो या लेबोरेटरीज हो, इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया पोस्ट लिस्टिंग। तो इससे डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और आई थिंक, मैं तो मानता हूं कि यदि ये जारी रहा तो डेफिनेटली रिटेल पार्टिसिपेशन यहां से और बढ़ेगा। जी चलिए हरी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, इसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और गौरांग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो IPO मार्केट्स में इस तरह की हलचल है, इस तरह का रिस्पॉन्स है, इन दोनों ही आधार पर अभी भी जानकारी मानते हैं कि कुछ तेज़ी शायद आने वाले समय में देखने को मिले। लेकिन प्रूडेंशियल के IPO के लिए ज़रूर सभी जानकारों की तरफ से एक विन विन सिचुएशन बताई जा रही है, एक यस है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जिस तरह का IPO खुला हुआ और 22 सितंबर से IPO खुला, 21 सितंबर तक IPO खुला रहेगा, तो उस लिहाज से भी आप निवेश कर सकते हैं। हमारे इस खास में इतना ही।